हाय, मैं हूँ हेमंत प्रजापति। मेरे यूट्यूब चैनल एजुएव इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो मैंने सोचा इनके लिए एक वीडियो बना दूं मैं, ताकि इसके माध्यम से उनको और अच्छे से इनको समझा पाऊँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जैसा कि हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? रेडॉक्स जो है दो अभिक्रियाओं का मिश्रण है, जिसमें इस रीड का मीन होता है रिडक्शन और इस ऑक्स का मीन होता है ऑक्सीडेशन। इस रीड का अर्थ है रिडक्शन और ओ एक्स का अर्थ है मीन है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखना कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के दो अभिक्रियाओं का मिश्रण है, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस तत्व या आयन का ऑक्सीकरण होता है वो एक अपचायक के समान कार्य करता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक के समान कार्य करता है। और आगे इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम पहले बात करते हैं कि हमारे पास ये ऑक्सीडेशन जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं और रिडक्शन जिसे हम अपचयन कहते हैं। तो इनके बारे में जाने कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, जो ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है, वो क्या कहती है कि अगर कोई तत्व, परमाणु, आयन या अणु अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और यदि कोई तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कि जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, तो यहाँ पर देखना कि जैसे ये कॉपर है, अगर कॉपर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करे तो एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करने पर कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो इसका अर्थ क्या है कि कॉपर द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है, अर्थात कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो चुका है। अगर मान लो कि ये जो Cu+ है, अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो यहाँ पर देखो कि ये प्लस के दो चार्ज होंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर निष्कासित हो गया, अर्थात यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर मान लो कोई तत्व है, परमाणु है, आयन है या अणु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और बात करें हम अपचयन की, तो अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो अपचयन में क्या होता है कि अगर हम इन्हीं एग्जाम्पल को देख लें कि जैसे हमारे पास Cu+ है, अगर मान लो कि इसने ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये वापस जो है कॉपर परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस अभिक्रिया में Cu+ आयन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। फिर देखना कि जैसे हमारे पास ये है Cu2+, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये भी सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर परमाणु में परिवर्तित हो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना कि Cu2+ अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cu+ में कन्वर्ट होगा पहले, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दिए तो ये डायरेक्ट कॉपर परमाणु में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से देखना कि इस अभिक्रिया में कॉपर और उसके आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, और यहाँ पर दोनों कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। तो इस आधार पर क्या है कि ये तो है ऑक्सीडेशन, ये तो है ऑक्सीकरण, और ये यहाँ पर है अपचयन। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी है जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है, और रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर हम आसानी से ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बता सकते हैं। आप पहले से नोट करो। देखो
इस टॉपिक को हम आगे क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेडॉक्स, कॉमन रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखते हैं, जिसके आधार पर हम ऑक्सीकारक और अपचायक को समझाने वाले हैं। अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, जिसमें FeSO4 प्लस Zn और यहाँ पर ये ZnSO4 प्लस Fe। अब यहाँ पर देखो, ये एग्जांपल आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो कि इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पर ये जो आयरन, जिंक, यहाँ पर ये जिंक और ये आयरन कि यहाँ पर देखना कि जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई परमाणु, कोई तत्व परमाणुविक अवस्था में है तो उसके ऊपर कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, अर्थात वह जीरो ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तो यहाँ पर देखें हम ध्यान से कि जिंक की यहाँ पर जीरो ऑक्सीकरण अवस्था है। फिर यहाँ पर देखो आयरन यहाँ पर सल्फेट के साथ है, यहाँ आयरन की Fe+2 या Fe2+, कैसे भी लिख सकते हो आप इसे। तो ये अवस्था है। तो यहाँ पर देखना ये आयरन फेरस अवस्था में और जिंक जो है जीरो ऑक्सीकरण अवस्था में। फिर यहाँ पर देखना कि इस अभिक्रिया में यहाँ पर जिंक जो है वो 2+ ऑक्सीकरण अवस्था या +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और यहाँ पर आयरन जो है वो जीरो ऑक्सीकरण अवस्था है, जीरो ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो आगे हम देखें कि इस अभिक्रिया में जिंक द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है। यहाँ पर हो गया इसका ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया। फिर देखो यहाँ पर आयरन जो कि Fe+2 में है, इसने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक द्वारा त्यागे गए हैं उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है और यहाँ पर ये Fe0 में परिवर्तित हो गया, अर्थात इसका यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। तो यहाँ पर देखना कि जिंक का तो हो जाता है ऑक्सीकरण और आयरन जो कि Fe+2 में है इसका हो जाता है यहाँ पर अपचयन। तो यहाँ पर ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब बात आती है कि इसमें ऑक्सीकारक क्या है और अपचयक क्या है। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, जिंक, अगर इस अभिक्रिया में जिंक नहीं होता, अगर इस अभिक्रिया में जिंक नहीं होता तो यहाँ पर आयरन जो कि Fe2+ में है उसको अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं हो पाते, अर्थात जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन से Fe2+ का अपचयन हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर जिंक को अपचायक कहते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, जिंक को अपचायक। क्यों? क्योंकि जिंक ने जिन 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है उन 2 इलेक्ट्रॉन से Fe2+ का अपचयन हुआ है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक के समान व्यवहार करता है और जिसका अपचयन हुआ है, अर्थात यहाँ पर FeSO4 जो है ये यहाँ पर किसके समान है, ऑक्सीकारक के समान। तो यहाँ पर ये अपचायक है और ये ऑक्सीकारक है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीकारक और अपचायक में आसानी से अंतर कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल है तो आप मुझे ग्रुप पर या चैनल पर डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे कि हम उसको कैसे समझें। इसे नोट करें अब।